बहुत सारे ऐलान किए गए हैं। आज पेश किए गए बजट को लेकर मिडिल क्लास को राहत मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसके साथ साथ नया इनकम टैक्स लॉ बनाने की बात भी की जा रही है। इसको लेकर क्या इसमें संभावित शामिल हो सकता है? शार्प टैंक बजट को डिकोड करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मनीष जी। अभी आपने स्लैब तैयार किया, लेकिन इसको जरा सा थोड़ा और रिफ्रेश करेंगे। एक सवाल, लेकिन उससे पहले शेयर मार्केट को नहीं समझ में आया कि वित्त मंत्री ने अच्छे ऐलान किए, शेयर मार्केट धड़ाम से गिरा दी। नहीं, शेयर मार्केट वो समझ नहीं आया। देखिए, शेयर मार्केट दो एंगल चलता है। एक तो शेयर मार्केट में जितने ज्यादा खरीदार होंगे मार्केट चलेगा, खरीदार कम होंगे बेचने वाले को मार्केट गिरेगा। बिजनेस के लिए कोई बड़ी डील नहीं है। बिजनेस के किसी खास सेक्टर को कोई खास डेवलपमेंट, किसी खास बिजनेस सेक्टर को कोई डेवलपमेंट नहीं है। अगर यही छूट कॉर्पोरेट को मानो 22 के 20 कर दिए होते टैक्स रेट, तो मार्केट सीधे सीधे 1000 पॉइंट बढ़ गया होता। तो शेयर मार्केट को लगा कि आज तो शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टर है उनको टैक्स बेनिफिट अप्रैल से शुरू होगा, तो वो खरीदार अप्रैल में आएंगे। आज जो लोग हैं उनको कोई बड़ी उम्मीद नजर नहीं आई कि इस बार के सेक्टर में कॉर्पोरेट को कोई बेनिफिट नहीं है, तो लोगों ने जाहिर मार्केट थोड़ा उतर गया। ये इतना फर्क है। सिर्फ कॉर्पोरेट वाली बात थी सौरभ जी, सिर्फ कॉर्पोरेट की बात थी। अच्छा, पिछले कुछ समय में मैं क्योंकि शेयर मार्केट पर ही बात करी, शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, उसमें मिडिल क्लास भी बड़े वर्ग पे था। पैसा बचेगा तो क्या इन्वेस्टमेंट इससे बढ़ेगा? शेयर मार्केट पे क्या इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? निश्चित रूप से पड़ेगा। देखिए, डिस्पोजेबल इनकम हाथ में आएगी तो सिर्फ कॉफ़ी चाय पे नहीं खर्च होगी, लोग इन्वेस्ट भी करेंगे। और अगर आप देखें शेयर मार्केट्स के बारे में, तो छोटे छोटे शहरों में, कस्बों तक में शेयर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो ऐसे में हाथ में पैसा आने पे निश्चित रूप से लोग एक पार्ट ऑफ देयर इनकम उसमें लगाएंगे। मैं श्योर हूँ कि इसमें शेयर मार्केट बढ़ेगा। लेकिन जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि सरकार ने कॉर्पोरेट के लिए क्या किया, मैं अपने सेक्टर की बात करता हूँ। सरकार ने जियो स्पेशल मिशन अनाउंस किया, मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट होगा। इतना बड़ा प्रोग्राम अर्बन डेवलपमेंट का अनाउंस किया, कई हजारों करोड़। ये सारे डेवलपमेंट घूम फिर के इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी और कॉरपोरेट को बूस्ट करेंगे। डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ी है, डिफेंस कंपनियां बढ़ेंगी, आत्मनिर्भर भारत बढ़ेगा। ऐसे बहुत से और भी अनाउंसमेंट है जो शायद अभी शेयर मार्केट पूरी तरह से एसिमुलेट और सिंथेसाइज नहीं कर सका। को हमेशा ही कहा गया एफडीआई नहीं होनी चाहिए, तमाम तरीके की पॉलिटिक्स हुई, और अब आज के पूरे बजट में बार बार ये है कि आप आइए, आपको इजी क्लियरेंस जमीन मिलेगी, पूरा देश के ओपन कर दिया है कि आप आइए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। और इसमें कोई बुराई नहीं है, बशर्ते कि वो इन्वेस्टमेंट अंडर चेक्स एंड बैलेंसेस हो। देखिए, अगर इंश्योरेंस में बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां भारत में आती हैं और 100% एफडीआई है, इंश्योरेंस की बड़ी सख्त जरूरत है देश को, और वो बेटर तरीके से शायद मैनेज कर सके। और उसमें आईआरडीए के नॉर्म्स बड़े ही स्ट्रिंजेंट लग रहा है कि एफडीआई एफपीआई दोनों पर इसका खासा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। म्यूचुअल फंड्स को भी मैं इसमें इंक्लूड करना चाहूँगी। दोनों पर पड़ना चाहिए मेरे ख्याल से, एफडीआई पर भी, एफपीआई पर भी। बट जिस तरह का कंफ्यूजन दुनिया में है, अगर आप वेलकमिंग पॉलिसी लाते हैं और एफडीआई इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि देखिए अपने संसाधनों से हम अपने 1.5 अरब लोगों का ही पेट भर दे वही गनीमत है। तो हमें बाहर के संसाधन भी चाहिए, इससे हम भाग नहीं सकते हैं। जाहिर है इससे कहीं ना कहीं वृद्धि भी होगी। इन्फ्लेशन को लेकर के राजीव जी क्या कोई असर होगा? इन्फ्लेशन पे कोई असर पड़ेगा इसको लेकर? देखिए, इन्फ्लेशन डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड होता है, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ भी सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन को बहुत अच्छी तरह, काफ़ी अच्छी तरह इंडिया में चेक किया गया है। अभी पिछले कई सालों से भी काफ़ी चेकड ही है वो, कोई ऐसा मतलब उसमें कोई दिक्कत की बात मुझे दिखाई नहीं देती है। और इससे मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन पे फ़र्क पड़ेगा। और अभी जो बात हम पहले कर रहे थे कि सॉरी, आप एक बात कर रहे थे, इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ेगा जरूर। इन्फ्लेशन बढ़ेगा जरूर। देखिए, मानो डिमांड एंड सप्लाई का रूल है इन्फ्लेशन का। अगर आज आपके पास पैसे नहीं है तो आप नहीं खरीद रहे, लेकिन एक ही प्रोडक्ट को अगर मानो कोई एक खास मोबाइल फोन है, अगर 4-5 लोग आगे खरीदने के लिए, तो जाहिर है उसकी प्राइस 2000 पड़ेगी। मैंने शुरुआत में इन्फ्लेशन वाला सवाल सर से पूछा था, मोर मनी चेजिंग लेस गुड्स। ज्यादा लोगों के पास पैसा होगा तो इन्फ्लेशन जरूर बढ़ेगा। पर एक और बात है, पर ये जो बेनिफिट है ये सिर्फ और सिर्फ मैंने लिखा है ना, ओनली टू मिडिल क्लास। मिडिल क्लास के पास पहले ही बहुत सारी चीजें पेंडिंग है। उसको कार भी खरीदनी, उसको एसी भी खरीदना है, उसको घर भी खरीदना है और सेकंड घर लेना है। उसके लिए इन्फ्लेशन का उतना महत्व तो नहीं है, क्योंकि वो लग्जरी पर खर्च करने की पोजीशन में अभी है ही नहीं। सर, अभी थोड़ी देर पहले सीनियर सिटीजन्स की आप बात कर रहे थे। ये कहा जाता है कि अगर पॉलिटिकली देखें तो सरकार यूथ पर फोकस करती है, प्राइम वोटर्स है,
भाई जाहिर बात है कि उनको हर चीज़ मिलनी चाहिए, लेकिन ये देखा कि इस सरकार में मेडिकल सुविधाओं से लेकर फिर अभी टैक्स को लेकर जो बुजुर्गों के लिए ऐलान किया गया, सीनियर सिटीजन्स के लिए ऐलान किया गया, उसके पीछे का माइंडसेट क्या है? मेरा मानना ये है कि हम बहुत ज़्यादा हर चीज़ को पॉलिटिकल एंगल से देखते हैं। मेरा पिछले 7-8 साल से कंसिस्टेंट व्यू ये है कि इस सरकार ने जो नीतियां बनाई हैं वो नेशन डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा हैं। बहुत सारी चीज़ें जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह से रिलेटेड हैं वो सब देश के हित में हैं। और अभी तक, इससे पहले के बजट तक तो मैं ये मानती थी कि कड़वा घूट पिलाते हैं क्योंकि 2047 विजन है, 2030 विजन है, डेवलप्ड कंट्री बनना है। लेकिन अगर आज जो राहत मिली, जो मच अवेटेड थी, वो कड़वा घूट तो नहीं है सर, वो तो मिठाई है। कड़वा घूट नहीं है, लेकिन देखिए इतनी बड़ी मिठाई भी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। एक्चुअली क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, के लिए तो बहुत बड़ी मिठाई है। किसी ने सवाल पूछा था कि अगर 13 लाख रुपए होगा तो क्या होगा, तो 13 लाख रुपए होगा तो जितना टैक्स पहले देते थे उससे थोड़ा बहुत ही कम पड़ेगा, क्योंकि टैक्स स्लैब्स में चेंजेस हुए हैं। नहीं, लेकिन सर आपको वो परसेंट भी आप देखिए, जो आंकड़ा है वो कहता है कि 10 लाख से ऊपर जो सैलरी वाले लोग हैं उनका परसेंटेज ही लगभग 80 to 85% है जो वो देने वाले लोग हैं। तो जाहिर है वो 85% ऑफ द पॉपुलेशन इज अफेक्टेड बाय दिस चेंज। ये भी तो एक बड़ी फर्क बात तो है। सबको पड़ेगा, फर्क तो 85% लोगों को पड़ेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि जितनी बड़ी मिठाई आप मतलब, सर ये डोमेस्टिक मैसेज है या इंटरनेशनल मैसेज है? ट्रम्प साहब आए, उन्होंने कहा कि मैं इंपोर्ट पे टैक्स इतना लगा दूंगा कि मेरे यहाँ के लोगों को टैक्स ही नहीं देना है। उसका जवाब तो नहीं है ये कि भारत पीछे नहीं है। अगर आप गौर से देखें तो शायद ऐसा है कि तुम अपना देश चलाओ, आई विल मेक इंडिया ग्रेट अगेन, और संभवतः ऐसा है कि मैं खुद ही इतना कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी बन जाऊंगा कि तुम भाग के आओगे, ये सब जो धमकी देना होगा बंद कर दोगे, और शायद ऐसा हो। अरे अपना माल बेचना तो इंडिया में ही है, बेचना इंडिया में ही है, बिगेस्ट मार्केट ऑफ द वर्ल्ड है, और हमें जरूरत बहुत है। देखिए, लेकिन कुछ आइटम पर उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी घटाई है। जो ये ट्रम्प को मैसेज है कि आप सारे ब्रिक्स कंट्री को मेरे से कंपेयर मत करो, मैं तुम्हारा दोस्त भी हूँ, चुपके से हेल्प भी करूंगा, लेकिन तुमसे फायदा भी उठा लूंगा मैं गुजराती। ये तो अगले 4 साल बहुत मजे आएंगे सर। ये जनरली दो दोस्तों के बीच में होता रहता है क्या आदित्य? मदद तो करूंगा लेकिन फायदा भी उठाता रहूंगा ऑन अ लाइटर नोट। लेकिन क्योंकि वेल्थ की बात हो रही है मैम, वेल्थ की बात, हाँ बोल। मैं बोलने यहीं पर आ रही थी कि जैसे निर्मला सीतारमण जी ने अपने स्पीच में पहले ही कहा कि ट्रस्ट फर्स्ट स्क्रूटिनाइज लेटर। ठीक है, तो जो नेक्स्ट वीक ये एक लॉ पास करने वाले हैं, इसमें मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि टैक्स पेयर्स को और जो बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं इनकम टैक्स में, उसमें राहत मिलेगी। दूसरी बात कि महिलाओं के ऊपर ये फोकस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। हील इंडिया का जो है एक इन्होंने नया ये चलाया है, हील इंडिया में और मेडिकल टूरिज़्म में बहुत इससे फ़ायदा होगा। मेडिकल टूरिज़्म क्या है, मैं आयुर्वेदा से बिलोंग करती हूँ, तो अगर हम यहाँ वेलनेस सेंटर्स खोलेंगे, बड़ी तादाद में खोलेंगे, तो बाहर से लोग आकर अभी भी आ रहे हैं और ज्यादा आएंगे। जितना ज्यादा खुलेगा उतना सारे देशों का मेडिकल बहुत महंगा है, भारत का सस्ता है, इसलिए आते हैं। मैम जस्ट टेकिंग अ क्यू फ्रॉम यू, क्योंकि आप मेडिकल क्षेत्र की बात और मेडिकल टूरिज्म की बात करना चाह रही हैं। मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि अभी हम वेल्थ पर डिस्कस कर रहे थे, एक बार हमें हेल्थ पर भी डिस्कस करना चाहिए, तो उसके लिए भी जरा एक भविष्यवाणी है, पहले उसको सुन लेते हैं। औषधि और दवाओं पर आयात पर राहत। मैं रोगियों विशेष राहत देने के लिए 36 जीवन रक्षक औषधियों और दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट देने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं 6 जीवन रक्षक दवाओं को 5% के रियायती सीमा शुल्क वाली दवाओं की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव करती हूँ। पूर्ण रूप और रियायती शुल्क उपयुक्त के निर्माताओं के लिए थोक औषधियों पर भी इसी प्रकार ये लागू होंगे। औषधियों कंपनियों द्वारा चलाए जाने वाले रोगियों सहायता कार्यक्रमों के अंतर्गत विशिष्ट औषधियाँ और दवाएं BCD से पूरी तरह छूट प्राप्त हैं, बशर्ते कि दवाओं की आपूर्ति रोगियों को निःशुल्क की जाए। मैं 13 नए रोगी सहायता कार्यक्रम के साथ साथ 37 अन्य दवाओं को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव करती हूँ। तो देखिए, हेल्थ को लेकर क्या भविष्यवाणी हुई। शार्क टैंक जल्दी से एक क्विक रिएक्शन सर आपके साथ शुरू करती हूँ। हेल्थ को लेकर
प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाओ, जेब खाली। हेल्थ को लेकर कुछ ऐलान हुए हैं, जेब में कुछ बचेगा या जो सरकारी अस्पताल है उनकी हालत सुधरेगी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का हाल वही रहने वाला है। चेकबुक लेकर आओ सर। पूर्णिमा, मैंने तो उस चक्कर में जिम जाना शुरू कर दिया, क्योंकि पता नहीं आज से 20 साल बाद कितना महंगा हो जाएगा, तो जिम ही जाओ अभी। राजीव, फिट रहना है। हेल्थ को लेकर तो मेरे को लगता है पहले ही हमने जो 5 लाख रुपए की एक इंश्योरेंस स्कीम सबके लिए करी है, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स ऑफ द वर्ल्ड। आई थिंक हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिनके हमारे बात तो हम बहुत करते हैं, लेकिन उसको मेरे को लगता है अगर मैं किसी के पास जाके पूछूं उन्होंने 5 लाख रुपए की कराई है, वो तो कराई शायद किसी ने ना हो। तो मुझे लगता है कि सरकार को फोकस करना चाहिए कि अपनी जो ये वाली स्कीम्स हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा आउटरीच करें, जिससे लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। सर, लेकिन सर 25 लाख रुपए राजस्थान में 25 लाख रुपए दिए गए, और मैंने प्रत्यक्ष खुद देखा है कि लोग बिना वॉलेट और पर्स लिए हॉस्पिटल जाते थे, अपना घुटना, गुर्दा, लीवर सब चेंज कराया 25 लाख। हालांकि उस पर सरकार पर बहुत भार पड़ा। अभी भी दिल्ली चुनाव में कांग्रेस ने इसकी घोषणा की है। मुझे लगता है हेल्थ हो या एजुकेशन, इस दोनों में सरकार को एक व्यापक रूप से और बड़ा कुछ सोचना चाहिए, जिससे कि हम आधा जो पैसा अपना इकट्ठा करते हैं कि बुढ़ापे में काम आएगा, वो हम कहीं और यूज कर सकें। आपको हेल्थ, डिफेंस और एजुकेशन, इन 3 चीज़ों पर सरकार को मुख्यतः खर्च करना चाहिए, जैसा हम समझते हैं। हेल्थ पे जब आते हैं, दिल्ली की चूँकि आपने बात की, दिल्ली में ये 5 लाख की जो स्कीम है सरकार की, वो लागू नहीं है, दिल्ली सरकार ने नहीं की है। और मैंने पर्सनली जाके जस्ट क्यूरियोसिटी में पेरेंट्स को लेके गया था, वृद्धों की बात हो रही है, कहा कि ये इंश्योरेंस चलेगा, बोले नहीं, दिल्ली, बंगाल और शायद तमिलनाडु में लागू नहीं है। दूसरी पार्टियों ने अनाउंस किया है, दूसरी पार्टियों ने अनाउंस किया है। तो जैसा सर ने अभी कहा कि जो स्कीम्स ऑलरेडी अनाउंस्ड हैं, जो चल रही हैं, जो अच्छी हैं, उसके सही क्रियान्वयन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और सर अभी भी एक रिपोर्ट कहती है कि 50% तक भारत के अंदर एक आम आदमी अपनी सेहत पर खर्च करता है। नहीं लगता कि सरकार को इसमें और ज्यादा इन्वॉल्वमेंट की जरूरत थी? और मैम, उसका एक पहलू ये है कि जिस तरह का हमारा माहौल, जिस तरह की विषाक्त हवा में हम जी रहे हैं, जिस तरह के चीज़ें हम खा रहे हैं, जितनी मिलावट होती है, ये सारे मिल के उस एवरेज लाइफ और हमारी हेल्थ को खराब कर रहे हैं। तो उसके लिए तो मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच चाहिए। 1 मिनट और लास्ट का है, 30 सेकंड मोनिका जी आपसे हेल्थ को लेकर कि कितना ज्यादा जरूरी, क्योंकि हम बाकी देशों की तरफ देखते हैं जहां पर हेल्थ के लिए आपको कुछ नहीं खर्च करना पड़ता, क्योंकि वो चाहते हैं उनके लोग स्वस्थ रहें। मैं आपको यहाँ एक बात बताऊंगी, जहाँ मैं ऑलमोस्ट सारे देशों में जा चुकी हूँ, वहाँ पर आपको अगर मैं आज यूनाइटेड किंगडम की बात करूँ, इंग्लैंड की बात करूँ, वहाँ पर 95% इंडियंस एज डॉक्टर्स हैं। दूसरी बात, वहाँ पर अगर आज किसी का फ्रैक्चर हो जाए तो उसके 3 महीने बाद बारी आती है एक्सरे या MRI या CT स्कैन कराने की। क्या ये इंडिया में है ऐसा? अगर आप कनाडा में चले जाएं तो वहाँ पर भी सेम हालत है। US में अगर किसी ने अपना इंश्योरेंस नहीं कराया तो आप इंडिया में जेब खाली होने की बात करती हैं, वहाँ तो लोगों के घर बिक जाते हैं। मनीष, ये एक हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर के पूर्णिमा ये मांग उठ रही थी कि हेल्थ इंश्योरेंस पे जो टैक्स भरा जाता है वो कम से कम माफ कर दिया जाए, सरकार ने नहीं किया। देखिए, ये बात GST काउंसिल में डिसाइड होनी चाहिए। एक तरफ तो आधी देश, हमारे देश में 90% वो लोग हैं जिन्हें मुफ्त का इलाज सरकार कह रही है, 5 लाख देंगे, 10 लाख देंगे, 20 लाख देंगे। और जो आदमी कह रहा है मैं अपने टैक्स का, अपने मेडिकल का पैसा खुद दूंगा, मेडिक्लेम कराऊंगा उसका पैसा खुद दूंगा, आपसे 18% और लिया जा रहा है। ये सरासर अन्याय है। पूरे और 85 सरकार मिनट को के इस पर ध्यान भाषण देने की में जरूरत सिर्फ है। एक बार हेल्थ केयर वर्ड का यूज किया है आज वित्त मंत्री ने, पूरे 85 मिनट का जब भाषण हुआ। नहीं लगता कि सिर्फ आप कुछ दवाओं को सस्ती करने से, कस्टम ड्यूटी घटाने से सिर्फ इतना काफी है क्या? मेडिक्लेम पे GST होना ही नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए। मेडिक्लेम पे GST, आपने हॉस्पिटल पे GST नहीं है, तो मेडिक्लेम पे GST से क्या फायदा आपको हो रहा है भाई? और एक्चुअल में क्या है, इस सब में स्टेट का भी रोल है। आपको नहीं पता तमिलनाडु का स्टैंड क्या है, आपको नहीं पता तेलंगाना का स्टैंड क्या है। हमें लगता है मोदी सरकार नहीं कर रही है। सच्चाई ये, मेडिक्लेम पर GST नहीं होना चाहिए, और अगर करना भी है आप 5% कर दो। बहुत फेयर पॉइंट है सर, लेकिन इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से पोलियो के बाद ट्यूबरक्लोसिस, फिर लेप्रेसी, ऐसी बहुत सारी बीमारियां रही जिससे हमने ओवरकम किया। और क्योंकि कैंसर के पेशेंट्स बहुत ज्यादा हैं और ऐसे में उसका इलाज बहुत महंगा है, अगर दवाइयों को सस्ती किया जाता है तो डेफिनेटली ये एक राहत वाली बात तो है ही। शार्क टैंक्स हमारे साथ है, चर्चा जारी है, भारत 24 की एक खास पेशकश। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, क्योंकि हमें करना है सारे सेक्टर्स को कवर अपने शार्क टैंक के साथ और करना है बजट को डीकोड।